हंसने हंसाने की बात करते हैं भैया, रुलाने के लिए तो आपके रिश्तेदारी बहुत है। हाँ, ये टिप्पणी बहुत लोग करने लगे हैं, तो राहुल जानता है। हाँ। और जो लोग दूर दूर बैठे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा आगे आके बैठ जाएंगे तो 5-15 मिनट महाकाल के शहर से आकर मैं भी आपके बीच में थोड़ा सा प्यार पाने की कोशिश करूंगा। आ जाएंगे तो मेरी 7 पीढ़ियां आपका उपकार मानेगी। 7 कम पड़ रही है, अभी नहीं आ रहे वो, देखो। कोई बात नहीं। क्या करें, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और कहते हैं कि चुटकुले सुनाने आपको नहीं आते हैं। आपने 4 ऐसे चुटकुले सुनाई जिस पर जमीन पड़ गई। फिर क्या बात करते हो आप? आपने कहा था एक बार कि मैं जब चुटकुले सुनाता हूं तो जनता तो हंसती नहीं है, कभी हंसते। मैं उधर से जब आया, डीएसपी साहब आपको प्रणाम करता हूं। आज मैं पुलिस के पक्ष में कोता सुनाऊंगा। ये भी पहली बार हो रहा होगा। पुलिस के पक्ष में कोता सुनाऊंगा, भगवान महाकाल की सौगंध। और भाई साहब सुनो, हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, मैं सच कह रहा हूं आपको। एक और सुना। किसी के बाप की नहीं सुनती है, कवियों की सुन रही है। कम बात है क्या? अब बताओ कि इनको चुटकुला सुनाना आते कि नहीं आते? आते। राहुल मुझे याद दिला रहा है, आपकी यहाँ की अच्छी है, सुनती नहीं, पर हमारे यहाँ की बहुत अच्छी, जो दे चुपचाप रख लेती है। ये राहुल ने बताया मेरे को तो दूसरा। ये बीच में कोई खड़ा होता है तो अच्छा लगता नहीं है। जैसे लगता है खेत में दाना था, पंछी आया और चुग गया, हमने बीज डाला ही नहीं और पौधा अपने आप उग गया, तो है बिना बीजारोपण के पौधे। देखिए, बारीक बात आप तक पहुंचे। और मैं एक बार तालियों का जोश तो जितना था बजाय अंजाम जी ले गए, पर एक बार तालियों का जोश और देखना चाहता हूं। अग्रिम भुगतान की आवश्यकता नहीं है, भीलवाड़ा वाले एडवांस पेमेंट करें, ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपकी तालियों का जोश सुनना भी चाहता हूं और देखना भी चाहता हूं। ये फोटोग्राफर यदि मेरे ही फोटो खींचे तब तो ठीक, पर मेरे बहाने और कहीं निशाना लगा रखा हो तो श्रद्धांजलि की 2 पंक्ति देता हूं दोनों को। और एक आदमी के मतलब हाथ में आकाश में लहराते हुए ताली बजाते हुए देखना चाहता हूं। योगेश जी, आपके शहर के लोगों की परीक्षा है, मंच का भी ध्यान चाहता हूं। ये वीडियोग्राफर, ये फोटोग्राफर इस सूखे हुए ठूंठ को प्रशंसा के जल से सींच रहे हैं। झांसी की रानी उधर बैठी और ये तात्या टोपे का फोटो खींच रहे हैं। अनुज बेटा कहाँ है? हाँ, डीएसपी साहब, जब मैं आया तो उधर 1-2 पुलिस वाले खड़े थे, तो उनने पहचान लिया कि शायद ये कवि हैं। तो मैंने कहा, आप कवि हो? बोले हाँ मैं कवि हूं। बोले फिर तो कुछ पीते होंगे। मैंने कहा, देखो श्रीमान योगी जी, यदि आपका ये प्रश्न है तो नहीं, और यदि प्रस्ताव है। तालियां कमजोर है, मैं बहुत संकोची आदमी। ये अशोक भाटी है, वाह वाह। ये अशोक भाटी, वही वाह वाह वाह। हाँ, यही अशोक भाटी है। तब भी नहीं। आप क्या समझते हम साहित्यकार कवि होके ये काम करेंगे? हम साहित्यकार होके ये काम नहीं करेंगे। और भारत विकास परिषद के लोगों ने जो मंच सजाया है वो तो पावन पुनीत मंच है। किसी भी कवि ने 1 बूंद शराब का सेवन नहीं किया, 1 बूंद शराब का सेवन नहीं किया। ये पावन पुनीत है। और ये पावन पुनीत इसलिए भी रह गया क्योंकि हमारे लिए इंतजाम भी नहीं था। इंतजाम भी होता तो ये पावन पुनीत ही रहता। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं जितने मंच पर कवि है यहां से वहां तक, इन्होंने पूरे जीवन काल में 1 बूंद शराब का सेवन नहीं किया। और अगली बात पर शायद एक भी हाथ ऐसा नहीं बचेगा जो ताली बिना बजाए बिना रह जाएगा। 1 बूंद शराब से का सेवन नहीं किया पूरे जीवन काल में। और भगवान महाकाल मुझे इस बड़े झूठ के लिए माफ करे। उज्जैन से आया हूं। 2 तरह के भगवान बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बाबा महाकाल जिनको भांग का प्रसाद चढ़ता है, और दूसरे बाबा काल भैरव। और भैरू जी महाराज को किसका प्रसाद चढ़ता है ये मुझे भीलवाड़ा वालों को बताने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में वो धनरूप धनसिंह जी क्या है वो बोतल बता ही रहे हैं। मुझे बहुत सारी चीज याद आती है। फिर भैया कालीशर, आप हमको अभी लेके आए थे ना हमको गाड़ी में। हाँ, और गाड़ी में इतनी सुगंध आ रही थी, सुगंध महक जिसको बोलते हैं, इतनी सुगंध आ रही थी
कि मेरा मूड तो वहीं बन गया। कौन से ब्रांड का इत्र था उसमें? बड़ी अच्छी बात है। और पहले घर ले गए तो वहां पे है ना, एक बार और ले गए थे मुझे, जब मैं पिछली बार आया था हरणी महादेव में, हाँ। तो वहां पति पत्नी के संवाद चल रहे थे। रेखा भाभी नाम है ना, बताइए आप मुझे, मैं तो अंतर्यामी आदमी हूं। तो रेखा भाभी ने कहा प्राणनाथ, घर पे इसी नाम से बोलती हैं, सम्मान करना इनका तालियों से। भाभी जी ने बोला प्राणनाथ, पिछले जन्मदिन पर आपने मुझे लोहे के पलंग का दिया था उपहार, इस जन्मदिन पर क्या है देने का विचार? तो भैया बोले मैं इस जन्मदिन पर उपहार देने के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं। पिछली बार लोहे का पलंग दिया था, इस बार उसमें करंट छोड़ने वाला हूं। और एक बात और कहूंगा मैं योगेंद्र जी, बहुत देर से मेरा नंबर आया है, आया, और कई लोगों ने, आपने सबने कम कम पढ़वाया, सबको टाइम हो रहा है, तो जिसका सबका बचा हुआ समय है वो 7 मिनट में ज्यादा लूंगा। है ना? जो महिलाएं, मैंने इतने मनोयोग से कभी नहीं सुना कि इतने मनोयोग से महिलाएं कोई सुन रही है। एक बहुत बारीक बात कहता हूं, पहुंच जाए तो आप प्रखर भुकर्ष होता है। और भीलवाड़ा मेरी पसंद का शहर है, जितने 5 शहर मेरी पसंद के पूरे देश में, उसमें भीलवाड़ा भी नंबर 2 पे है। उज्जैन क्योंकि पहले नंबर पर उज्जैन है, इसलिए 2 नंबर पर है ना? पहुंच जाए तो बताना। एक आम का, भगवान की सौगंध, महाकाल की सौगंध, जो यहाँ उपस्थित बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए बात नहीं है, जो यहाँ के अलावा है भीलवाड़ा में। बताना मुझे, एक आम का पेड़, उस पर कच्चे फल लगे हुए थे, फलों को पकने में 2 महीने का समय बाकी थे, वहां पर 10 महिलाएं पहुंच गई और 3 घंटे तक लगातार बात करती रही, लगातार बात करती रही, लगातार बात करती रही। अचानक 10 आम टपक पड़े। लोगों ने बोला आप तो कच्चे से टपक कैसे गए? बोले नहीं, 3 घंटे में पक गए। हाँ, मैं संकोची आदमी हूं, तालियों के लिए बार बार कहूंगा नहीं मैं, लेकिन यहां उपस्थित महिलाओं में से एक भी नहीं थी। यदि यहां उपस्थित महिलाओं में से होती तो क्या 10 ही आम टपकते? फिर तो झाड़ के झाड़ ही गिर सकते थे। मैं इसी गोत्र की एक और चीज सुनाता। नगर की कुछ बहुएं बैठ गई महफिल जमा के, खूब उड़ाई दावत और खूब लगाए ठहाके। फिर प्रस्ताव पास किया अपनी अपनी सासू माओं को तीर्थ यात्रा पर भिजवाने का, यानी ढेर सारा पुण्य कमाने का। तो सारी बहुओं ने अपनी सासुओं को एक बस में बिठाया और तीर्थ पर भिजवाया। पर हाय री किस्मत, कुछ ही दूर चलकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सुनते ही सारी बहुएं मस्त हो गई, क्योंकि सड़क किनारे थी घेरी खाई। सारी सासें भगवान को प्यारी हो गई, एक भी बचने नहीं पाई। बहुएं इकट्ठा होकर रोने लगी, अपने नकली आंसुओं से अपना दामन भिगोने लगी। एक बहू तो बहुत ही तेज रो रही थी, तेज रो रही थी। उनको देखकर एक श्रीमान को हैरानी हो रही थी। श्रीमान जी ने पूछा इतनी तेज रोने का कारण? तो छाती माथे कूटती महिला ने किया प्रश्न का निवारण कि मेरे हिसाब से तो रिश्तों की डोर टूट गई थी, किस्मत मुझसे रूठ गई थी। क्या बताऊं भाई साहब, मेरी तो सास की बसी छूट गई थी। मैं थोड़ा संकोची आदमी हूं, जरा तालियों वालों के लिए बात कहता नहीं हूं। इसी गोत्र की एक और चीज याद आ रही है, ये और सुने। हमारा उज्जैन में योगेंद्र जी 52-55 किलोमीटर उज्जैन से इंदौर 32 सीटर बस चलती है हमारे मध्य प्रदेश में। 32 सीटर बस, 22 स्थान पर लोग बैठे, 10 स्थान खाली। अब होता क्या है कि अपन रोकने के लिए इस सीट की अपना कोई पहचान का आएगा तो उसको बिठा लेंगे। तो कोई रख देता है पानी की बोतल, कोई रख देता अखबार, कोई रुमाल, कोई पंछा, कोई सूटकेस, कोई ब्रीफकेस कि कोई पहचान का। अब एक उसमें 75 साल की बुढ़िया उसमें चढ़ती है। अब बेचारी जिया बैठने जा, नहीं माँ साहब यहाँ पर DSP साहब आने वाले हैं, किसी ने कहा कोठारी आने वाले हैं, किसी ने कहा धनजी आने वाले हैं, किसी ने कहा प्रांतपाल साहब आने वाले हैं आपके, किसी ने कहा गौर साहब आने वाले हैं। उस बुढ़िया को किसी ने नहीं बिठाया। ड्राइवर को आया तरस, ड्राइवर ने कहा अम्मा जी इधर आओ, और ड्राइवर ने तरस खा के उस 75 साल की बुढ़िया को गर्मा गर्म बोनेट पे बिठा दिया। अब बेचारी बुढ़िया बैठी बोनेट पे, बस आगे चली, किसी ने हाथ दिया तो उसमें एक 25 साल की सुंदर युवती चढ़ी। अब देखिए आप पुरुष मानसिकता, आ जाइए मैडम बहुत जगह रखी हुई है। जो बैठे थे वो खड़े हो गए, लोगों ने पानी पीने के बहाने बिस्तरी उठा ली, हाथ पहुंचने के बहाने रुमाल, पढ़ने के बहाने अखबार। लेकिन लड़कियां, नारियां संस्कारवान होती, वो कहीं नहीं बैठी, चुपचाप जाके कोने में खड़ी हो गई। तो जो बोनेट पे बैठी थी बुढ़िया, उसके मन में उठा भूकंप और वहीं से पिघला लावा। बोले बैठ जा कहीं भी बैठ जा, 25 साल बाद तो तेरे को भी बोनेट पे ही बैठना।
एक पुरानी बात को दादा, एक पुरानी बात को मैंने नया स्वरूप दिया है। बात पुरानी है, सबकी सुनी होगी, पर नया स्वरूप देखो आप। कई यही कवि की पहचान है कि वो एक पंक्ति को कैसे बढ़ाता है। मैं कोशिश करता हूं। मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर हूं। हमारे LIC में एक कविता के अलावा मैं नौकरी करता हूं। LIC में विकास अधिकारी हूं। हमारा 72 लोगों का स्टाफ है भोपाल के क्षेत्रीय कार्यालय में, 72। उसमें 22 महिलाएं, और जो हमारा प्यून है उसका नाम है प्राणनाथ। आप सोच के देखिए महिलाओं को कितनी दिक्कत, प्राणनाथ पानी पिलाना, प्राणनाथ जरा साहब से चेक पे साइन करवा के ले आओ। तो 22 महिलाएं पहुंच गई आपत्ति दर्ज करने के लिए शाखा प्रबंधक के पास। वो एक सिंधी व्यक्ति है, प्रदीप कुमार गिरनानी। लोग उनको प्यार से शार्ट में बोलते हैं PK गिरनानी। क्या खेल है शब्दों का। ये एक्सटेंशन है। PK गिरनानी। PK गिरनानी ने सोचा यार मामला बहुत तगड़ा है, असिस्टेंट मैनेजर को बुलाओ। तो असिस्टेंट मैनेजर को बुलाया, उसका नाम पंकज कुमार भगनानी। थोड़ा मुखर होके सुने, क्या बात है, अब क्या कहना है आपका सर, क्या मतलब कहाँ ढूंढ रहे थे, मैं तो आपको इतनी जगह ढूंढा, आप यहाँ के मिले। अब एक तो दो हो गए, एक तो PK गिरनानी और एक PK भगनानी। दोनों ने राय मशवरा किया यार मामला बहुत तगड़ा है, नाम बदलने का मामला है। तो अपन चेयरमैन को फोन लगाते हैं बॉम्बे में। चेयरमैन को फोन लगाया, उनका नाम पीयूष कुमार मरे। तो 3 हो गए, एक तो PK गिरनानी, एक PK भगनानी और एक PK मरे। तीनों ने बोला बिल्कुल सही बात, ये प्राणनाथ के नाम से नहीं बुलाएंगे, इसको सरनेम से बुलाया जाए, इसका पूरा नाम पूछो, भाई तुम्हारा पूरा नाम क्या है। उस गरीब ने कहा मेरा पूरा नाम है प्राणनाथ स्वामी। तो स्थिति और खतरनाक हो गई, जो प्राणनाथ थे वो स्वामी हो गए। स्वामी पानी पिलाना, बोले नहीं स्वामी पहले इधर आओ। फिर नाराज हूं, ना नाम ना सरनेम। कोई घर का प्यार का नाम है, बोले बिल्कुल है साजन। और आपसे फिर मान के ताली लेता हूं, सुनो ना एक्सटेंशन साजन। तो जो 22 महिलाएं थी उनकी अध्यक्षता थी श्रीमती सजनी। वो बोले अरे मैं सजनी और इसको बोलूं साजन तो मेरा पति हो जाए छोटा राजन। ऐसा कोई नाम जो बचपन में यार दोस्त बोला करते थे, बोले बिल्कुल है बलमा। बोले इसको नौकरी से निकालो, ये कोई खतरनाक आदमी फंस गया है, इसका एक बड़ा भाई उसको नौकरी पे रखो। बड़े भाई का नाम क्या है, बोले पतिराम। और थोड़ा आनंद लेना, बोले पतिराम भी नहीं चला, कोई छोटा भाई भी है। बोले ठीक है, यदि आपको पतिराम भैया पसंद नहीं है तो मैं छोटे सैया प्रसाद को भेज देता। अरे तुम कहाँ रहते, बोले प्रीतम नगर। प्रीतम नगर की खसम गली, पिया चक्की के पास, महबूब डेरी के पीछे। बोले तुम्हारे पिताजी को कॉलोनी के बच्चों को और कोई नाम नहीं सूझे। बोले कैसे सूझते साहब, उनका खुद का ही नाम था शोहर सिंह। और आखिरी बात पर आप सब आनंद लें, इसका मतलब गलती तुम्हारे पिताजी से प्रारंभ नहीं हुई है, गलती तुम्हारे दादाजी से प्रारंभ हुई है। उस गरीब ने हाथ जोड़ के कहा क्या करें साहब, स्वर्गीय सुहागमल जी को हमने कभी देखा ही नहीं। और मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं पुलिस के पक्ष में। अच्छा, है ना। देखिए साहब, मैं एक कविता तक पहुंचना चाहता हूं, और भगवान महाकाल की सौगंध, पुलिस के पक्ष में कम लोग जो कविता पढ़ते हैं, क्योंकि आप आंतरिक सुरक्षा के सैनिक हैं। तो अगर हम बाहरी सीमा पर जो चौकसी कर रहे हैं उनके सम्मान में लोग पढ़ते हैं, तो हम आंतरिक सुरक्षा के सैनिकों के सम्मान में भी पढ़ना चाहते हैं। भगवान महाकाल की सौगंध, कविता पुलिस के पक्ष में है। भूमिका सुने आप, भूमिका आपकी सुनी पर फिर सुने। एक चल रहा है यातायात सप्ताह, उसमें नियम यह है कि जो नियम का पालन करेंगे उनको दिया जाएगा इनाम, और जो नियम को तोड़ेंगे उन पर होगी पेनल्टी। एक लड़का कार में सीट बेल्ट बांध के माता पिता को बिठाकर एक साइड से आ रहा है, चौराहे पर खड़े इंस्पेक्टर ने बोला रुको। लड़का बोलता है क्यों श्रीमान, मैंने तो ट्रैफिक के नियम का पालन कर रखा है। एसपी साहब ने बोला, सिपाही ने बोला, जो थानेदार साहब थे सिपाही, उन्होंने बोला भैया आपको इसलिए रोका कि आपको इनाम दे सकें, लो ये 1000 रुपये। लड़के ने 1000 रुपये जेब में फंसाए योगी जी। तो इंस्पेक्टर ने प्रश्न किया, एक बात बता, तू इन 1000 रुपये का करेगा क्या? लड़का बोलता है मैं इन 1000 रुपये से लर्निंग लाइसेंस बनवाऊंगा। ये हो रहा है नियम। क्या बात है यार। तो पास में उसके पिताजी बोले इंस्पेक्टर इसकी बात का भरोसा मत करना, एक तो दारू पी के झूठ बोलता है, और थोड़ा मुखर होना, और इसको रतौंद आती है, रात को 7 बजे बाद दिखता ही नहीं है।
और माँ की बात पर मेरा मूड बना देना, मैं कविता सुनूंगा पुलिस के पक्ष में। माँ ने कहा, मैंने तुम दोनों को बोला था ना कि अपन चोरी की कार से बहुत दूर तक जा नहीं पाएंगे। तो पुलिस के पक्ष में कविता। हुआ ये कि उज्जैन में मैंने कर दी अपनी रॉन्ग साइड कार पार्क। एक पुलिस वाला आया कि चालान बनेगा। मैंने कहा ठीक है, जो मैंने गलती हुई है मुझसे, तो जो आपका न्यूनतम शुल्क है 440 रुपये का चालान बनता है रॉन्ग साइड में हमारे मध्य प्रदेश में, उसकी काट दीजिए रसीद। बोले रुपए लगेंगे 5000। मैंने मनी में सोचा कि मैं 5000 इनको दूं के लूं, क्योंकि कभी तो लेते हैं, देते तो है नहीं। वो दो ही लोग लेते हैं अपन, एक तो कवि, मैं संकोची आदमी हूं। मेरे को तो आज लेना है 5000 इनसे, पुलिस वालों से। कविता पुलिस के पक्ष में, भगवान की सौगंध। मैंने कहा ली के 5000 ही दूंगा, पर चालान बुक पर आपको मेरा सही सही नाम लिखना पड़ेगा हिंदी में। बोले पढ़े लिखे पुलिस वाले हैं, लिख लेंगे। मैंने 2 बार खरी पक्की की, नहीं लिख पाएंगे। उसने कहा लिख लेंगे। मैंने कहा नहीं लिख पाएंगे। उसने कहा लिख लेंगे। मैंने कहा लिख, मेरा नाम प्रद्युम्न प्रांजल। वो पेन रखे और उठाए, पेन रखे। अब जब तक रखा रहे, जब तक लोग ताली नहीं बजाएंगे। और उठाए, पर भगवान की सौगंध लिख नहीं पाए। बोले अपने पिताजी का नाम बताओ। मैंने कहा तू मेरा तो लिख नहीं पा रही है, आप मेरा मूड बनाना। बोले नहीं, हम माँ बाप तक तो तुरंत पहुंचते हैं पुलिस वाले। मैंने कि पूरी दुनिया को बोले में कि पुलिस वालों को माँ बाप तक पहुंचने में कितनी देर लगती है? बारी है ना। बोले नहीं लिख पाएंगे। उसने कहा लिख लेंगे। मैंने कहा लिख प्रद्युम्न, लिख मेरा प्रद्युम्न। पिताजी का लिख द्रुपदृष्टद्युम्न। तो हाथ में लाठी थी वो कसी। मुझे लगा कि 10-12 टिकाए बिना इनको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो मैंने उनको ठंडा करने गरज से कहा भैया, हमारे घर में एक 82 वर्ष के दादाजी हैं, उन्होंने हम बाप बेटों के कठिन नाम रखकर हमारे परिवार को मुश्किल में डाल दिया है। किंतु जैसे मैं बोला किंतु, तो वो मुस्कुराया, सोचा सरल नाम आया। उसने लाठी से हाथ हटाया तो मैंने उसको लिखवाया, लिख मेरा प्रद्युम्न। पिताजी का लिख द्रुपदृष्टद्युम्न, दादाजी का लिख वक्रतुंड येदुरप्पा वेल्ली राइडू। उसने फिर लाठी कस ली। भगवान कसम, कविता पुलिस के पक्ष में है। उसने फिर लाठी कस ली। मुझे लगा कि भैया, बोले कि ये काम तुम्हारे पिताजी का नहीं है, जरूर तुम्हारे कोई कुल गुरु हैं, उनके ही नाम बता दे भैया। मैंने कहा लिख ले, याज्ञवल्क्य के सरसैया। बोले हे भगवान, तू कौन से स्कूल में पढ़ा है? मैंने कहा स्कूल लिख हेमाद्रि त्रिकुल। कहाँ है? मैंने कहा त्रिचनापल्ली। त्रिचनापल्ली में मल्लमपल्ली गल्ली, तेरी बत्ती जल्ली। और दोस्तों, एक मासूम प्रश्न जो किया पुलिस वाले ने, मेरी कविता पर आपकी ताली बजे के ना बजे, और उसकी मासूम उदाहरण देना। बोले भाई साहब ये बताओ, इस मल्लमपल्ली में आधे ला कितने? मैंने कहा 7.5/2/3। उसने भाई साहब फिर निकाली चालान बुक। बोले नहीं, 5000 दो, अगर मैं माफीनामा नहीं लिख पाया, नाम नहीं लिख पाया, तो तुम माफीनामा लिख के दो। मैंने कहा देखो, मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा हूं तो आप लिख नहीं पाए, और भगवान के सौगंध में लिखूंगा तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। मैंने कहा आ जाओ। मैंने लिखा पुलिस लठनतम भटाभट पढ़ंतम, इतने पढ़ंतम की मुश्किल गिनंतम, तो है 5 छुड़तम पढ़ मिच्छामि दुक्कड़म। देखिए, कविता व्यंग और हास सब है इसमें। कविता को कविता की तरह सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। उसने फिर निकाल ली। मैं कविता को शॉर्ट करता हूं क्योंकि मुझे एक खास कविता तक पहुंचना है। मैं थोड़ा छोटा कर। उसने मुझसे बोला कि यार मुझे लगता है कि तुम वकील हो। अरे मैंने कहा ये बहुत बड़े विषय बता दिया, क्योंकि वकील को नियम कानून की धारा याद होती है तो शायद डर जाए, है ना। तो मैंने कहा हाँ वकील। प्रतिप्रश्न के लिए मैं तैयार नहीं था। उसने कहा वकील, तो फिर तुमको कानून और संविधान की जानकारी है? अपन बोलते हैं जी अरे कानून संविधान तो अपन जेब में रख के चलते हैं। तो मुझे दिखाई लाठी, निकाल तेरी जेब से संविधान। अब किसकी जेब में संविधान होता है भैया? मैंने झूठ मूठ हाथ डाला तो एक जेब से एक LIC की रसीद निकल गई। बोले, मैंने कहा लो भाई साहब पढ़ लो।
तो मुझे कॉलर पड़े खींचा, बोले ये संविधान तू पढ़ के भी सुना। अब दोस्तों बहनों, ये LIC की रसीद और इसमें से पढ़ना है मुझे संविधान। मेरा शिल्प अच्छा लगे तो मंच का भाई साहब बड़े भैया का विश्वास जाता। संविधान, LIC की रसीद में संविधान नया प्रयोग है, भीलवाड़ा सुनेगा तो शायद पूरा दुनिया सुनेगी। बस संविधान कहता है कि भारतीय दंड विधान में गलत जगह कार पार करने के जुर्म में दंड संहिता 25 की प्रमुख धारा के, 342 की उपधारा के, 6वें परिशिष्ट के, 7वें पैरा के, 9वें अनुच्छेद की, 10वीं समवर्ती सूची के, 11वें उपनियम के, 12वें सेक्शन में उल्लेखित कृपया माह दिसंबर की किस्त जमा करें। वाह 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 वाह। प्रणाम करता हूं आपको, आपकी प्रखरता को प्रणाम करता हूं। अब आपका भीलवाड़ा 1 नंबर पे आ गया है। तो उसने मुझे रोका, पर रुक, ये किस्त कहां से गई संविधान में? तो मैंने बोला कि इतना मोटा पुथन्ना संविधान का क्या बाबा साहब ने एक बार में लिख दिया? नहीं, किस्तों में लिखा है, किस्तों में। बोले आगे कुछ है, पानी पी लो आप। उसने पानी पिया था। जब मैं कविता पढ़ता हूं तो पुलिस वाले और संचालक पानी पीने लगते हैं, है ना। उसने कहा आगे है, मैंने कहा आगे सुनो। अतः भगवान की सौगंध, कविता पुलिस के पक्ष में। अतः अपराध क्रमांक 7/24 के तहत दर्ज मृत क्रमांक 27 के पृष्ठ क्रमांक 28 के अनुसार मृतक की विधवा को घर जाकर चेक प्रदान किया जाएगा। और कभी कभी तो हम मरने के पूर्व चेक दे देते हैं ताकि मृतक को स्वर्ग तक जाने में किराया भाड़ा निकल जाए। ये तो मैंने भी जोड़ा है ना। अतएव उपरोक्त नियमावली के परिवाद में वर्णित सभी धाराओं, उपधाराओं, नियमों, अनुच्छेदों, तारांकित बिंदुओं के समाधान के लिए हमारे कार्यालय 78 जवाहर मार्ग पर संपर्क करें। उसने रोका, बे रुक, नाराज हो गया। मैं भी नाराज हो गया, वो भी नाराज हो गया। उसकी नाराजगी, मेरी नाराजगी और आपकी तालियां आपके नेतृत्व में। कहां लिखा है 78 जवाहर मार्ग संविधान में? मैंने कहा आपको इतना भी नहीं पता। जब आप भीमराव अंबेडकर संविधान लिख रहे थे तो जवाहरलाल नेहरू 78 नंबर कमरे में बैठे थे। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है लेन देन के समय दोपहर 3:30। अब वो बोला कि यार मुझे लगता है कि तुम कवि हो। अब आया आखिरी में, कवि हो। बोले कविता ही सुना। डीएसपी साहब, मैंने कहा देख भाई, मैंने इतनी मेहनत की, लिखा तो तू पढ़ नहीं पाया, मैंने पढ़ा तो तू लिख नहीं पाया, अब मैं सुनाऊंगा। एक लाइन समझ में आने वाली नहीं तुझे। तो मैंने अपने कॉलेज टाइम की छायावाद कविता पढ़ी। देखिए कितना आपको उसको समझ में आया होगा। वो मेरी कविता के साथ आपकी ताली भी चले। नभ में सप्तरंगी चाप खिंचा शुभ रंग प्रभाजल होकर, विचरता कहाँ ये बगदा निडर, मधुमाती सुकुमार बक मालिका, जो उर्माल में शुभ मोती नचा। समझ में आई तो इतनी कविता का अर्थ बता, वरना 5000 निकाल। हे भगवान तू मुझे पागल कर, मैंने कैसे लिए 5000? पसीना पोए। हे भगवान तू मुझे पागल कर देगा, तू यहां से जाने का क्या लेगा, तूने बुरे कर दिए मेरे हाल। तो मैंने कहा फिर तू 5000 निकाल। लेकिन दोस्तों, मैंने कहा था महाकाल की सौगंध कविता पुलिस के पक्ष में है। तभी उसी पुलिस वाले ने मुझे पास में बुलाया, पास में बुलाकर सारे कठिन शब्दों को पढ़ लिख कर सुनाया। बोले कविवर, एक कवि कठिन से कठिन शब्द गढ़ सकता है, लेकिन दुनिया में जो पुलिस वाले पढ़ सकते हैं दूर सकता है। क्या बात है यार, वाह 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 वाह। एक पंक्ति ने धन्य कर दिया पूरी कविता को। कमाल। हर तर्क पर आपकी तालियां मुखरित, गुणित, त्रिगुणित होती जाए। संसद में घुसते आतंकवादियों के मंसूबे पढ़कर अपनी जान पर खेल जाना हम पुलिस वालों की सच्ची पढ़ाई है। जिंदाबाद, वाह वाह। मंसूबे पढ़कर। और दोस्तों, एक पंक्ति बहुत मन से बोलता हूं महाकाल के शेर से। एक व्यक्ति का नाम आएगा, उस व्यक्ति का योगदान हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं होता तो इस बहुसंख्यक समुदाय को
भगवा आतंकवाद का लेबल मिल जाता दिनेश चौधरी के नाम से। एक उस मेरी कविता पर, पूरी कविता पर आपकी ताली बजी हुई ना बजी हो, और उस एक व्यक्ति तक जो स्वर्ग में है वहां तक आपकी तालियां, आकाश भर तालियां गूंजे। सुने आप, संसद में घुसते आतंकवादियों के मंसूबे पढ़कर अपनी जान पर खेल जाना हम पुलिस वालों की सच्ची पढ़ाई है। मुंबई में ताज की लाज बचाने में खून से शहादत की इबारत लिखना हम पुलिस वालों की सच्ची लिखाई है, और इसके लिए हमने शिक्षा फीस भी चुकाई है। आतंकवादी कसाब को जिंदा पकड़ने में सिपाही तुकाराम बोमले ने पूरी 23 गोलियां अपने सीने पे खाई है। वाह 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 वाह, अभिनंदन आपका। वाह। और हमारा संविधान, संविधान के बारे में हमारा इतना ज्ञान है। आतंकवादियों की गोली खाकर हम देश पर होते कुर्बान हैं। दिल में बच्चों का ख्याल और होठों पे हिंदुस्तान है। आपके बच्चों की चौकसी में 24 घंटे तैनात रहना इन पुलिस वालों का एकमात्र संविधान। वाह 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 वाह। और दोस्तों, 2.5 मिनट आपके मैं और लेना चाहता हूं। मुझे 2.5 मिनट का संविधान भीलवाड़ा के लोग और करें। मैंने पास में आपके सांवरिया सेठ है, मैंने सांवरी चालीसा लिखी है जो आस्था पर पिछले 10-12 सालों से लगातार प्रसारित होती है, जन्माष्टमी के आसपास तो विशेषकर। मुझे कई संतों का आशीर्वाद मिला, जैसा योगेंद्र शर्मा जी ने बताया है। एक कविता मुझे, एक कथा काव्य है 2.5 मिनट का। भगवान कृष्ण सांवरिया पास में, नाथा द्वारा पास में, 4 विधाजी पास में, बहनें भी सुन रही यहाँ पर। यदि 2.5 मिनट में मैं कृष्ण को प्रणाम करने का मन रखता हूं, आप भी यदि कृष्ण को प्रणाम करने का मन रखते हैं, राम की कविता हुई, कृष्ण की कविता नहीं होगी तो यह संस्कृति का मंच अधूरा रह जाएगा। लेकिन उसके पहले 4 पंक्ति। जी जी जी, स्वागत आपका। केवल 4 पंक्ति। बहुत स्वागत है। जावेद हबीब नाम के एक सैलून कर्मी ने, आपने पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ, एक महिला के, सुहागन महिला के बालों पर थूका। ये वीडियो शायद आप सबने सुना होगा। बड़े भैया का आशीर्वाद चाहते हुए, सुरेंद्र दुबे जी का, 4 पंक्तियों से मैं उस जावेद हबीब के गालों पर, उस बदतमीज के गालों पर तमाचे मारना चाहता हूं। और आप भी यदि तालियों से तमाचा मारना चाहते हो तो मेरी व्यंग की 4 पंक्तियों पर आपकी तालियां उसके चेहरे पर, उसके गालों पर तमाचे मारे। शामिल तेरे लहजे में मुझे गुरूर लगता है, शामिल तेरे लहजे में मुझे गुरूर लगता है, मशहूर होकर तू बहुत मगरूर लगता है, और किसी से पूछ जाकर सुहाग के माने, तू जहां थूकता है वहां सिंदूर लगता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। इस माइक का गुणधर्म है हमारी आवाज आप तक पहुंचाना, पानी का गुणधर्म है प्यास बुझाना, आग का गुणधर्म है जलना और जलाना। भगवान कृष्ण जो 16 कलाओं के मालिक हैं, उनको 16 पंक्तियां भेंट करता हूं। अनुरोध मेरा इतनी सी है, प्रार्थना, करबद्ध प्रार्थना, कि जो भी आपके दिल में राम कृष्ण गौतम महावीर बैठे हों, उनके चरणों में कविता के पुष्प रखने में कामयाब हो जाऊं। हर उस पंक्ति पर आप अपनी तालियों को, समर्थन को रोकना मत। इसी अनुरोध के साथ मैं कविता शुरू करता हूं। योगेंद्र जी और मंच का ध्यान चाहता हूं। स्वागत आपका। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण माखन चोर थे, कुछ कहते हैं कृष्ण चित चोर थे। वृंदावन की गोपियां कृष्ण को रंगे हाथ चाहती थी पकड़ना, ताकि यशोदा मैया छोड़ सके अकड़ना। मैया कहती थी कि मेरा कहना केवल गायों को चराता है, और गोपियां कहती थी आपका कहना तो माखन चुराता है। तो सब गोपियों ने एक जुगत निकाली, सबने माखन मटकी के साथ आरती के समय बजने वाली एक एक घंटी लटका दी, और कमरों में तालों के बजाय केवल कुंडी अटका दी। कृष्ण पहले तो करते रहे हंसी ठट्ठा, फिर गोप ग्वालों को करके इकट्ठा, माखन चोरी के लिए एक घर में किया प्रवेश। घंटी को बंदे देखा तो घंटी को दिया आदेश, एक घंटी मैं कृष्ण तूने मुझे पहचाना। घंटी बोली प्रभो मैं आपको पहचान गई हूं, आप 3 लोकों के स्वामी इतना जान गई हूं। तब कृष्ण ने कहा देख अपने मूल स्वभाव को तजना, मैं माखन चोरी करूंगा, आज बिल्कुल मत बचना। वाह 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 वाह।
मुझे कृष्ण के प्रश्न और घंटी के उत्तर पर भीलवाड़ा कृष्ण प्रेमी राम प्रेमी लोगों से बहुत घनघोर त्यागों की उम्मीद थी। ये कथा है, इसलिए आप मैं अगली पंक्ति पर आपको अवसर देता हूं पीछे तक के लोगों को। अपने मूल स्वभाव को तजना, मैं माखन चोरी करूंगा, आज बिल्कुल मत बजना। घंटी बोली प्रभो, छोटा सा मेरा अस्तित्व, बड़ी बिसात नहीं है, और 3 लोकों के स्वामी की आज्ञा की अवहेलना करूं, इतनी मेरी औकात नहीं है। भाई बहुत अच्छे। योगी जी आपका आशीर्वाद चाहता हूं, और अब आपसे अनुरोध करता हूं तालियों को रोकना, सहजना। किसी पंक्ति पर आपका मन करेगा ताली बजाने का, इकट्ठी करना, हम आखिरी में आराधना करेंगे। कृष्ण मन सुखा के कंधे पर चढ़े, घंटी नहीं बजी। कृष्ण के हाथ माखन मटकी की ओर बढ़े, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने मटकी को हिलाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने माखन गोप ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने दूसरी मटकी पर हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने मटकी में से माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। और कृष्ण ने माखन जैसे ही अपने मुंह में डाला, घंटी बजने लगी। कमाल है भाई, वाह। यहां समाप्त हो गई 15 पंक्ति। जिस एक पंक्ति कविता वो आती है अब। इस पर आपको समर्थन, दाद, ताली कैसे बजाना है, जैसे मंदिर के शिखर कलश होते हैं, आपके सर के ऊपर बजती हुई ताली कितनी शक्ति, कितनी आस्था, कितने भक्ति भाव से बजती है, ये आपके रामकृष्ण और कविता के प्रेम का परिचायक होगा। कृष्ण का प्रश्न, घंटी का उत्तर, और एक एक श्रोता के द्वारा मंदिर के शिखर कलश का तालियों के माध्यम से निर्माण। कृष्ण हुए नाराज, घंटी तेरे कारण ही रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा आज। तब घंटी ने उत्तर दिया प्रभो, तब घंटी ने उत्तर दिया प्रभो, सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता। सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता। अरे 3 लोकों का स्वामी स्वयं भोग ग्रहण करे और मैं बजू नहीं ऐसा। वाह वाह वाह।